उस केस में मैं उस डॉक्टर पर ट्रस्ट कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि पता नहीं कुछ गुंडे वगैरह थे या जो भी था। मैं आपको सच बात बताऊँ, मेरे एक्सपीरियंस में कि ऐसा वायलेंस के केसेस ना जब होते हैं तो बहुत भयंकर होते हैं। नॉट तो मेरा ये धर्म बनता है बताना कि आपका पेशेंट अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो आप उनको पहले मेंटली थोड़ा ये प्रिपेयर कर दो। इट्स अ डिजीज, बट इट्स अ मल्टी सिस्टमिक डिजीज। वो किसी भी तरीके से प्रेजेंट कर सकती है। ये देखो, लंग्स में इन्फेक्शन होना एक बात होती है, प्लस पॉल्यूशन से ट्रिगर होना दूसरी बात होती है। कुछ सिम्टोमेटोलॉजीज होती हैं जिसको आपको पता होना चाहिए, या हर एक को उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। तो आपको साइड इफेक्ट पहले दिमाग में रख के पेशेंट को बताना है। अगर हम फॉर एग्जांपल, वेरी बेसिक एग्जांपल, अगर किसी को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है तो हम एक मेडिसिन देते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर दीपेंद्र है। डॉक्टर दीपेंद्र 2018 में एमबीबीएस हिंदुरा कॉलेज आईपी यूनिवर्सिटी से की, और अभी ये लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अपनी एमडी कंप्लीट कर रहे हैं इन इमरजेंसी मेडिसिन। इन इमरजेंसी मेडिसिन। सो उसी से मेरा सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका दिन कैसे रहता है एक इमरजेंसी रूम में? सो इसके दो जवाब हैं कि अगर आप बाहर से देखेंगे कि जैसे कोई नॉर्मल व्यक्ति या कोई पेशेंट आकर के देख रहा है, तो उसे ऐसा लगेगा कि ये एक बहुत ही केओटिक सा प्लेस है जहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। हर पेशेंट, हर अटेंडेंट एक तरीके से हैफसार्टली इधर उधर चल रहा है। इधर से कोई स्ट्रेचर आ रहा है, उधर से कोई एम्बुलेंस आ रही है। It's basically very chaotic. But when, from our perspective, it is very organized, because the thing is कि हमें पता है कि हमारा क्या जॉब है, हमें किसको कैसे देखना है। तो chaotic होता है, काफ़ी टायरिंग होता है, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग शिफ्ट्स होते हैं। एंड बट सी, दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब। एंड हमें पता है कि ईच वन ऑफ अस, द नर्सिंग स्टाफ, द एमटीएस, वी पीपल एज डॉक्टर्स, वी नो कि हमारा क्या जॉब है, क्या हमें किसको किस वक्त कैसे देखना है। तो वो चीज़ें फिर हमें पता है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज करनी है। तो दिन तो मतलब ऐसा रहता है कि कभी कभी बहुत टायरिंग होता है, कभी कभी थोड़ा टायरिंग होता है, बट लार्जली इफ यू टेक इट ऑन एवरेज इट इज टायरिंग ओनली। बट we do not feel it like that because we are learners, we will be learners, so it's okay. So what are the most common emergencies that you see in your practice? Okay, so the most common emergencies are related to the diseases which are more common. So currently India is the capital of diabetes. So diabetes, sugar patients, every third patient, every fourth patient is diabetic. Maybe they are not knowing it, बट जब वो अपना ब्लड शुगर पहली बार ही हमारे सामने चेक करते हैं, बिकॉज वी एज सिम्टम्स हमें पता लगता है कि शायद से ये डायबिटिक हैं, तो जब हम चेक करते हैं तो उनका डायबिटीज़ निकल आता है। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर, तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जिसे हम ये कहते हैं कि जब किसी को पेशेंट को डायबिटीज़ है तो वो बॉडी के अंदर स्टारवेशन की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी स्ट्रेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा एसिड पैदा हो जाता है, तो ऐसी इमरजेंसी। फिर अगेन, बिकॉज पीपल आर more so having so much stress these days, they are taking alcohol, smoking, so because of that the patients are mostly like with MI, myocardial infarction, heart attack जिसे हम कहते हैं। और इन्हीं कारणों की वजह से, कुछ हेरिडिटरी कारण भी होते हैं, उसकी वजह से जो सीवीए के पेशेंट होते हैं, स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, वो बहुत होते हैं। फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आजकल बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट फिजिकल असॉल्ट्स के आते हैं। फिर डॉग बाइट, सो मोस्ट कॉमन इमेजेस। और अभी क्योंकि बिकॉज इट्स अ हीट वेव एंड वी आर गोइंग थ्रू इट, सो हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स बहुत होते हैं। मतलब द पेशेंट्स आर विद 108 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, तो उनको रैपिड कूलिंग किया जाता है। तो इसी टाइप की मोस्ट कॉमन इमरजेंसीज यही रहती हैं। सो डिपेंडिंग ऑन सीजन ऑल्सो, बिकॉज अभी जैसे जो टाइम चल रहा है तो उसमें नहीं, अब जैसे बारिशें आएंगी तो आप देखेंगे कि जो वेल टू डू फैमिलीज हैं, दे टेक केयर ऑफ कि वहाँ पे मच्छर ना हो, ये ना हो। लेकिन जो थोड़े लोअर स्ट्रैटा के लोग होते हैं उनके आसपास मच्छर बहुत होते हैं, तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया,
ऐसी फेब्राइल इलनेसेस बहुत आती हैं। इवन पेशेंट्स वो भी आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मलेरिया से ग्रस्त होते हैं, तो वो दिमाग का मलेरिया भी हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं। फिर व्हेन यू गो टू विंटर्स, क्योंकि पीपल आर स्मोकिंग और कुछ हेरिडिटरी कारण भी होते हैं, तो एस्थमा, सीओपीडी जिसे हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ बोलते हैं, इसके पेशेंट्स बहुत आते हैं। तो उसकी एक्सेसरबेशन के पेशेंट्स आते हैं बेसिकली। तो वो पेशेंट होते हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा गिर चुका होता है। निमोनियाज़ के बहुत पेशेंट आते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द सीज़न आल्सो द पेशेंट्स चेंज इट। सो एक एग्जांपल दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटीज है, वो आके उसको पता लगा वहाँ पे डायबिटीज है, लेकिन वो आएगा क्यों? मतलब ओके, वो क्यों आएगा? ठीक है। तो वो इसलिए आएगा क्योंकि पेशेंट को तो सिम्पटम्स पता है। अब जैसे पेशेंट्स को वॉमिटिंग है, 2 दिन से वॉमिटिंग है, नॉन रिलीविंग है, उसने घर पे शायद कुछ मेडिसिन्स लिया और उसको डायरिया भी हो रहा है। तो दिस इज़ नोन एज़ द कोइंसिडेंटल चेकअप। तो जब वो हमारे पास आया, हमें लगा कि ये एक एल्डरली मेल है, जिसको इस वक़्त वॉमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है और शायद से फ़ीवर भी है। तो जब हम उसका आरबीएस चेक करेंगे, तो अगर वो इज़ ऑन अ हायर साइड ऑफ द थ्रेशोल्ड, तो फिर हम उसको और इन्वेस्टिगेट करते हैं। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि स्ट्रेस इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया भी होता है। तो उसको अगर हम अबॉलिश कर देते हैं और अगर हम फर्दर चेकअप, क्योंकि हम जब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो हम यही कहते हैं कि आप अपना आरबीएस फास्टिंग एंड प्री मील करें। तो अगर वो भी बढ़ा हुआ आ रहा है, आप HbA1c जो कि 3 महीने का आपका शुगर लेवल देखता है, अगर वो भी बढ़ा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब आपको डायबिटीज़ है और आपको डाइटरी मॉडिफिकेशंस एंड एक्सरसाइज़ेज़ एंड आपको अगर तब भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फिर आपको मेडिकेशंस लेनी पड़ेगी। तो जो डायबिटीज के बारे में उसको पता लग रहा है, ये हुँ। कोइंसिडेंटल है? ये कोइंसिडेंटल है, हाँ। और कितने परसेंट पेशेंट्स को आपको लगता है कि कोइंसिडेंटली ही पता लगता है उनको डायबिटीज है? आपकी प्रैक्टिस में एनेक्डोटल नहीं। एग्जांपल। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर डिटेक्टेड कोइंसिडेंटली ओनली। या क्योंकि डायबिटीज़ इज़ अ डिज़ीज़, वो तो सबको पता है। इट्स अ डिज़ीज़, बट इट्स अ मल्टी सिस्टमिक डिज़ीज़। वो किसी भी तरीके से प्रेज़ेंट कर सकती है। हमें इमरजेंसीज़ में वो प्रेज़ेंट करती है विद वेरिड काइंड ऑफ सिम्पटम्स। बट एज़ अ डॉक्टर हमें पता है कि अगर पेशेंट कोई सीजर्स के साथ आ रहा है, तो हमें डायबिटीज़ चेक करना है। अगर पेशेंट कोई हाइपरटेंसिव है, तो मोस्ट कॉमनली अगर वो ओवरवेट है साथ में, तो उसको डायबिटीज़ भी होगा, तो हमें चेक करना है और वो कभी-कभी निकल आता है। वो कहते हैं हमने आज तक शुगर चेक नहीं कराई, तो हमें लगता है कि इसका होना चाहिए, तो अब जब हम चेक करते हैं, तो वो इंसिडेंटली निकल आता है। तो इन सब केसेस में एवरेज एज क्या, मतलब सबसे ज्यादा यंग पेशेंट आपने कितना यंग देखा होगा? For diabetes. Diabetes is again of two types, type 1 diabetes and type 2 diabetes. Type 1 diabetes is usually early onset, जिसमें इंसुलिन का ही रिक्वायरमेंट रहता है, उसमें पैंक्रियाज आपका इंसुलिन बना ही नहीं रही। तो वो जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो अर्ली ऑनसेट होती है, वो प्रेज़ेंट करती है फ्रॉम वेरी यंग एज, फ्रॉम 2 इयर्स, हाँ। इवन बिफोर दैट टिल द अडल्ट ऑनसेट। वो फिर आपका लाइफ लॉन्ग चलेगा। और अगर आप टाइप 2 डीएम की बात करें, विच इज़ द मोस्ट, जिसको कहते हैं ना लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है, कि हमारे खाने-पीने की वजह से, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल की वजह से ये डिज़ीज़ है। तो वो जो है पेशेंट्स, अब हम देख रहे हैं हमारे घर के आस-पास भी पेशेंट्स जो हैं वो कम एज के हैं। तो जैसा आपने पूछा, अगर एज का बताएँ, तो एज नियरली इवन 20 इयर्स, 19 इयर्स, 18 इयर्स एंड सम फीमेल्स व्हिच आर हैविंग पीसीओएस. PCOS is again a very common disease like amongst girls because it's again related to your lifestyle somewhere or the other. तो उसके अंदर भी मेटाबॉलिक कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसके कारण भी डायबिटीज़ होती है। आपको ऐसा लगता है कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने बोला खाने पीने की वजह से, तो अगर मैं सिस्टमेटिक लेवल पे बात करूं, पॉलिसी के लेवल पे बात करूं, जिस फॉर एग्जांपल आज कोई भी बच्चा जाके मार्केट में खाएगा, कोई भी पार्ले जी भी लेगा, 30% शुगर, 20% शुगर, तो वो जो डाइटरी इकोसिस्टम बन गया है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर भी है। डाइटरी फैक्टर तो हमेशा से है, बट थिंग इज़ कि आज लोगों के पास एक तो ऑप्शन बहुत हैं और बहुत ही गलत-गलत ऑप्शंस हैं खाने के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए,
या घर पे चटपटी चीज़ें या ऐसा सब नहीं खाना चाहिए। बट द थिंग इज़ कि वर्कआउट भी होना चाहिए। पीपल आर नॉट वर्किंग आउट दीज़ डेज़। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई ब्रिटानिया का, मैं ये नाम ले हाँ, रहा हूँ, हाँ, हाँ। मैं डाइजेस्टिव मैरी लेने हाँ, जाऊँगा, हाँ। उसमें अगर 20% चीनी है या 18% शुगर है और मैं 100 ग्राम्स का पैकेट खा रहा हूँ, 18 ग्राम मैंने रिफाइंड शुगर खा लिया, हाँ, तो एट अ टाइम। एट अ टाइम मतलब एक पैकेट अच्छा, आप खा लेते हो यूजुअली, ठीक राइट? है, हाँ, वो बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो मैं जितना मर्ज़ी अच्छी एक्सरसाइज कर लूँ, हुँ। वो जब मैं देख के खा रहा हूँ एक तरीके से हेल्दी है, हाँ, लेकिन वो नहीं हेल्दी बट नहीं वो है। हेल्दी नहीं है, डेफ़िनेटली नहीं है। बिकॉज़ वो लिखते हैं कि ट्रांस फैट नहीं है लेकिन होता है। वो लिखते हैं कि ज़ीरो शुगर है लेकिन होता है। तो बट देयर हैज़ टू बी अ मॉडरेशन। आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं खाऊँगा। खाते सभी हैं, बट अगेन आपका लाइफ़स्टाइल शुड बी सच कि अगर आप ये सब खा रहे हैं तो आप फाइबर भी बहुत लो। क्योंकि जितना फाइबर लोगे, वो सब चीज़ें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की होती हैं। तो उतना ज़्यादा आपका ब्लड शुगर कम स्पाइक करेगा। राइट। एक चीज़ आपने बोली कि अलग-अलग वेदर में अलग-अलग पेशेंट्स आते हैं। अब विंटर्स में आपके अस्थमा के पेशेंट्स आएँगे, तो आई थिंक आपको प्रैक्टिस करते-करते जब से आप आई थिंक अब इस प्रोफ़ेशन में नियरली 10 साल के करीब हो गए एज़ अ स्टूडेंट लाइफ़ से अभी तक। आपने ये डिफ़रेंस देखा है कि जैसे-जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है वैसे अस्थमा के केसेज़ में? डेफ़िनेटली। इवन अगर आप विंटर्स की बात करें तो जैसे-जैसे स्मॉग बढ़ती है ना, हुँ। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हू आर क्रिटिकली इल एंड दे कंप्लेन कि वेदर के कारण हमें बहुत ज़्यादा इश्यू आ रहे हैं एंड उनका इतना सैचुरेशन लो होता है क्योंकि लंग आर डिस्ट्रॉयड ओवर द ईयर्स। हुँ। तो उनको उस समय बचाने के लिए हमारे पास वेंटिलेटर पे डालने के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो ऐसे भी पेशेंट्स और ऐसे काफ़ी तादाद में पेशेंट आते हैं क्योंकि ये देखो लंग्स में इन्फेक्शन होना एक बात होती है, प्लस पॉल्यूशन से ट्रिगर होना दूसरी बात होती है क्योंकि जो पार्टिकुलेट मैटर है ना, वो 2.5 माइक्रॉन्स का जो भी अंदर जाएगा, वो आपके लंग्स को डैमेज करेगा ही करेगा। अब चाहे आप वो निकोटीन की वजह से स्मोकिंग करके ले रहे हैं या जो भी स्मॉग पार्टिकल्स हुँ। हैं, वो आप इन्हेल कर रहे हैं या फिर आपका ऑक्यूपेशन ही ऐसा है कि आपको वो इन्हेल करना पड़ रहा है। क्योंकि ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स भी हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो कि ग्लास फैक्ट्रीज़ में मास्क वग़ैरह नहीं यूज़ करते हैं। हालाँकि होता होगा कि बताया जाता है कि नहीं जी, पर आप भी जानते हो कि प्रैक्टिकल लेवल पे कौन कितना मास्क लगा के यूज़ करता होगा। तो वो सब भी जब मैटर अंदर जाता है तो वो लंग्स को डिस्ट्रॉय करता रहता है, तो धीरे-धीरे। आप बोल रहे हैं कि जैसे हमें पॉल्यूशन के टाइम पे, स्मोक के टाइम पे लोगों को वेंटिलेटर पे डालना पड़ जाता है। पड़ना पड़ जाता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाकी टाइम पे नहीं डालना पड़ता। लेकिन ये जो है रिस्क फैक्टर दिस इज़ वेरी बैड। क्योंकि एक्यूआई ऑफ 300, 500 जो भी जाता है दिल्ली के अंदर, दैट इज़ वेरी बैड फॉर लंग्स। अपार्ट फ्रॉम जो भी आप क्रॉनिकली हुँ। स्मोक कर रहे हो, क्योंकि कुछ-कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको एहसास ही नहीं है कि हम 30 ईयर्स से स्मोक कर रहे हैं। 1 पैक ऑफ बीड़ी पर डे, व्हिच मीन्स 12 बीडीज़, 12 सिगरेट्स पर डे। तो दे आर क्रॉनिकली इल, बट उनकी एक्सैसरबेशन होना ड्यू टू द पॉल्यूशन इज़ समथिंग एल्स। So when someone is entering into your emergency room, what do you think? What is the first thing that you notice? Is there a line of No. protocol or It's something? basically we don't notice it. The patient comes on the basis of certain criteria, हम उसके वाइटल्स लेते हैं और अगर हमें वो वाइटल लगते हैं कि ये पेशेंट इज स्टेबल इनफ कि हम इसे थोड़ा सा वेट करा के देख सकते हैं, तो हम उसे ग्रीन कैटेगरी में रख देते हैं। जो मिडल वाला होता है, जिसको हमें अभी अटेंशन नहीं देना है, मे बी 10 मिनट्स लेटर उसे येलो कैटेगरी में किया जाता है और जो बिल्कुल अभी जिसे देखना है नहीं तो वो कोलैप्स कर जाएगा, वो रेड कैटेगरी वाले पेशेंट होते हैं। तो हम इस तरीके से ट्रायज करते हैं, दिस इज नोन एज ट्रायजिंग सिस्टम। So in this case also, हम्म, and घर के केस में भी, हम्म, दोनों केस में what are the emergency symptoms that one should not ignore? क्योंकि यहाँ पे जब आप उसको ट्रायज सिस्टम में डाल रहे हैं, आप कुछ सिस्टम्स को ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं, किसी को कम दे रहे हैं। तो अगर मैं नॉर्मल घर की लाइफ से भी पूछूँ और अच्छा हॉस्पिटल मतलब आप तब ये भी, पूछ रहे हो कि सिम्टम्स क्या होने चाहिए? हाँ, अगर मान लीजिए मेरे घर में कुछ है, ठीक है, तब क्या सिम्पटम्स होने चाहिए, मैं ट्रायल से, और अगर कोई हॉस्पिटल में आ रहा है, तब भी जब आप वेटेज वाले सिस्टम में डाल रहे हैं,
मतलब मान लो अगर वो एक्चुअली हॉस्पिटल के जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर ही असेस कर सकता है, क्योंकि हमें कुछ SpO2, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, सीवियर इंजरी हुआ है, कोई हेड इंजरी है, हेड इंजरी के बाद वॉमिटिंग है, ब्लरी विजन है, तो देर आर सर्टन क्राइटेरिया जिस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये पेशेंट इज रेड, ग्रीन, येलो या फिर ब्लैक, मतलब उसका कोलैप्स हो चुका है, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो वो हम असेस करते हैं एज अ पेशेंट, एज अ ले पर्सन। अगर आप देखो तो कुछ सिम्टोमेटोलॉजीज होती हैं जिसको आपको पता होना चाहिए, या हर एक को उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। कि जैसे मान लीजिए अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है और आप वॉमिटिंग हुआ, काफ़ी डायरिया हुआ, दिस इज वेरी कॉमन, फूड पॉइजनिंग, साथ में फीवर भी आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है, तो और आपको थोड़ी बहुत डिजीनेस महसूस हो रही है, तो यू शुड नॉट वेट इन दी होम, आपको फिर फटाफट कंसल्ट करना है। और अगर मान लीजिए कि आपको कोई एपिगैस्ट्रिक पेन है, यहाँ पर पेन है, या फिर जनरलाइज पेन ही है एब्डोमेन में, और आपको लग रहा है कि मुझे साथ में नौजिया या वॉमिटिंग भी है, और ये पेन मेरी डिस्कम्फर्ट जो है, इसको पेन भी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये चुभने लाइक पेन नहीं होती, दिस इज लाइक अ डिस्कम्फर्ट इन द चेस्ट विद टाइटेडनेस, और आपको ये लग रहा है ये चलने फिरने से बढ़ रहा है, और आपको पहले से बीपी या शुगर है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और आपको एक सॉर्बिट्रेट मुंह में रख लेना चाहिए और आपको फटाफट हॉस्पिटल में रश करना चाहिए। Sorbitrate is a इट्स लाइक ये ऐसा ड्रग होता है कि जो आपकी वेसल्स को थोड़ा डायलेट कर देता है okay. फॉर हार्ट अटैक, दिस इज इम्पोर्टेंट। So one should keep this in their home usually. या दे शुड, इवन इकोस्प्रिन रखना चाहिए, अटोर्वास्टैटिन रखना चाहिए, ऐसे ऐसे कुछ ड्रग्स होते हैं जो उन्हें रखनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर PCM वगैरह जो रखते हैं। So मतलब इसी से अगर मैं पूछूं तो so ये what are the common mistakes that people do अगर कोई उनके घर में इस तरीके का पेशेंट है, what are the common mistakes? मान लीजिए ये वाला पेशेंट हुआ, एक पेशेंट अगर मैं एक्सटेंड करूँ, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो what are the common mistakes that you see कि आपको लगता है कि शायद तुम्हें घर पे दवाई दे दे, जैसे आपने सॉर्बिट्रोल बोला, तो कई बार किसी पेशेंट को घर पे टाइमली मिल जाती तो वो बेटर ट्रीटमेंट होता, या एक्सीडेंट वाले केस में ऐसा क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि शायद वो कर चुके होते तो बेटर होता? इन सर्टेन केसेस यू कांट एक्सपेक्ट कि जो घर के मेंबर्स हैं उनको ये सब पता हो कि वो कुछ कर सकें, उनको हॉस्पिटल ही आना चाहिए, दैट्स द बेसिक फर्स्ट लाइन। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर किसी का, आपने जैसे बोला एक्सीडेंट हुआ है, तो अगर एक्सीडेंट हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे सिर पर चोट आई है और थोड़ी देर के बाद मुझे डिजीनेस हो रहा है, ठीक है, और मेरे नाक से खून आ रहा है या मुझे उल्टी जैसा सेंसेशन हो रहा है, तो यू शुड गेट अलर्टेड कि मेरे ब्रेन में कंकशन हुआ है या मेरे ब्रेन में कोई ऐसी इंजरी हुई है जो कि ब्लीड कर गई है, जिसके कारण मुझे हॉस्पिटल में जाना ही जाना है। या मान लीजिए आपके घर पे कोई पेशेंट है और ही सीजिंग, तो एट दैट पॉइंट ऑल्सो उनको आप लेफ्ट लेटरल पोजीशन में डाल दीजिए और उन्हें हॉस्पिटल में लेके आए। और लेफ्ट लेटरल का मतलब ये कि जैसे पेशेंट सीधा है तो आप उसे लेफ्ट साइड पे करवट दिला के हॉस्पिटल लेके आइए। But what are the common first aid mistakes that you see people do जब उनको कोई चोट लग गई है तो? People do, or as doctors we do? People. Do you think doctors also? Yeah, definitely. We are also humans. We are also learning. तो हमारे नीचे भी लोग हैं, हमारे ऊपर भी लोग हैं, हमें भी डांट पड़ती है कि अगर हम कुछ गलती करते हैं तो सबसे गलती होती है। तो यू आर आस्किंग अबाउट पीपल, Both अगर आप दोनों को बता पाए, जैसे लोग, जो कॉमन लोग, and what do you think about doctors? कॉमन लोग के जैसे अच्छा ठीक है, अगर कॉमन लोग गलती कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये कि उन्हें चोट लगी है एंड दे आर नॉट बॉदर्ड कि हमें कोई इंजेक्शन लेना चाहिए, ठीक है, या उन्हें कोई नीडल की इंजरी हुई है मान लो, ठीक है ना, वो ये नहीं कहते कि हमें वैक्सीनेशन चाहिए, ठीक है, और या फिर उन्हें पता नहीं है कि हमें अपनी दवाई कैसे लेनी है, सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है। अब जैसे कि अस्थमा की बात करें तो काफ़ी पेशेंट हमारे पास आते हैं जो जिसे हम बोलते हैं कि आप पंप लेके दिखाओ, वो पंप लेते हैं, उनका पंप का हवा बाहर आ जाता है, मीन्स दवाई अंदर नहीं जा रहा, तो ऐसे भी केसेस होते हैं। प्लस अगर आप तो फिर इस टाइप की कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो लोग करते हैं, दैट इज़ वेरी फाइन। अब हमारे एंड पे जो मिस्टेक्स होती हैं वो ऐसा होता है कि जब पेशेंट आ रहा है तो कभी-कभी उसको, जिसे पता है चीज़ों के बारे में, उसने ना देख के किसी जूनियर ने देख लिया, तो
कभी-कभी ऐसा होता है कि पेशेंट ज़्यादा गलत सिचुएशन में पहुँचता जाता है। क्योंकि हमें नहीं पता लगा, हमारे सामने नहीं आई वो सिचुएशन। तो फिर उनको अलर्ट किया जाता है कि आपके पास अगर कुछ ऐसा आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, आप पहले अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म कर दो। तो इस तरीके की मिस्टेक, और सबसे बड़ी मिस्टेक हमारे यहाँ पे क्या होती है कि यू आर नॉट डॉक्यूमेंटिंग व्हाट यू आर गिविंग। जब तक आपने कुछ रिटन में लिखा नहीं, भले ही आपने दिया हो, आपने नर्सिंग स्टाफ को बोल दिया कि आप ये दे दीजिए, लेकिन जब तक आपने वो लिखा नहीं है, जब तक वो डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब देयर इज़ नो प्रूफ कि आपने दिया भी है। ऐसा ही। और फिर कम्युनिकेशन गैप तो रहता ही है। तो ऐसा भी होता है कि कई बार बिकॉज़ जितना मैंने सुना है कि कोई पेशेंट आया और उसकी हालत बिगड़ गई, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, कंकशन वाले केस में आया, उस टाइम नॉर्मल चल के आया, उसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई है, एंड देन द फैमिली मेंबर्स गेट वायलेंट आल्सो, Yeah, एंड definitely. देन इट इज आल्सो एन इमोशनल टोल ऑन यू आल्सो. We see this every day. Let me be very frank, because ऐसा होता है ना कि उनके लिए तो वो काफ़ी सेंटिमेंटल अप्रोच होती है, बट हम एज डॉक्टर्स जितना हम कर सकते हैं हम करते हैं। बट आई डोंट सी कि हर पेशेंट, हर अटेंडेंट इज सेम। देर आर सम पीपल हु गेट वायलेंट, एंड वाई दे गेट वायलेंट इज बिकॉज आई थिंक देर इज अ कम्युनिकेशन गैप, नॉट जस्ट फ्रॉम आवर साइड, बिटवीन देम ऑल्सो। समटाइम्स उनके ही रिलेटिव वो लेकर के आते हैं और वो कुछ और ही स्टोरी दूसरों को बता देते हैं, और फिर वो बाकी सब आके फिर वो वायलेंट हो जाते हैं। तो देर इज अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन गैप। और प्लस आजकल ना थोड़ा पेशेंस कम हो गया लोगों में। रिलेटिवली पहले लोग फिर भी सुनते थे, आजकल दे आर ऑन स्नैप ऑफ कि हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। व्हाट आई एम विटनेसिंग, बहुत जल्दी गुस्सा आता है आजकल। So this act, ऑफ वायलेंस। violence, and the law that we have implemented, and doctors are also still asking ना कि उसको और strict किया जाए, strict किया जाए, मतलब पहले तो नहीं था ये. And do you think this phenomena कि doctors के ऊपर violence ये बहुत नया है? और लेट मी गिव एन एग्जांपल। अभी रिसेंटली हुआ था, अपेरेंटली आई वाज़न्ट देयर। तो हमारे एसआर थे, नाइट ड्यूटी था, एंड हमें अगले दिन पता लगा कि क्या हो रहा है। वो पेशेंट आया एंड वो कोलैप्स कर गया, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल दे स्टार्टेड गिविंग इन सीपीआर। उन्हें चेस्ट कंप्रेशन दिए, जो भी वो ऑक्सीजनेट कर सकते थे उन्होंने किया। बट समहाउ उसके रिलेटिव मानने को ही नहीं तैयार थे कि ये पेशेंट अब नहीं है, क्योंकि ब्रेकिंग द स्टोरी, ब्रेकिंग दिस ट्रूथ कि योर लव्ड वन इज नो मोर, वो आप नहीं मिलेंगे आप उससे, उनको वो ईसीजी दिखाना जो कि एक फ्लैट लाइन है, दिस इज वेरी, व्हाट शुड आई से, दिस इज वेरी स्कैरी। ठीक है ना? तो जब हम उन्हें ये ट्रूथ ब्रेक करते हैं ना, तो उसका कुछ मेथड ऐसा होना चाहिए कि इट शुडंट बी लाइक अ झटका फॉर देम। क्योंकि अगर उन्हें ये शॉक मिल जाता है ना, तो कुछ पेशेंट, कुछ बहुत सारे लोग तो दे अब्जॉर्ब इट वेरी वेल, लेकिन कुछ वायलेंट हो जाते हैं। अब वो लोग मानने को ही नहीं तैयार थे। फिर थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि उन लोगों ने और लोगों को बुलाया, और वो कुछ ऐसे ही जगह से थे कि उन लोगों ने, पता नहीं कुछ गुंडे वगैरह थे या जो भी था, वो काफ़ी सारी भीड़ हॉस्पिटल के अंदर चार्ज हुई। फॉर्चुनेटली हमारे जो एसआर थे या जो भी हमारी टीम थी, हम लोग पीछे जाके सेफ जोन में थे। जो बाउंसर्स थे उन लोगों ने इन लोगों को हटाया, और उस रात के लिए आप बिलीव नहीं करेंगे, इमरजेंसी सर्विसेज बंद थी हॉस्पिटल की। तो बाकी इस वजह से जो पेशेंट आ रहे थे उनका ऑब्वियसली हैम्पर होता है, बट यू कांट रिस्क द लाइफ। क्योंकि बाद में पता चला कि वो जो लोग थे वो सुबह तक उन्हें ढूंढते रहे। मतलब वो तैयार ही थे कि हम लड़ने आए। एक्चुअली मेंटालिटी यही होती है कि जब आप तैयार ही हो कि हमें लड़ना ही है, तो फिर आपको पेशेंट से तो कुछ नहीं ना रहा कि वो चला गया। आप तो इसी में तैयार थे कि अब हमें लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। वो लड़ाई होती। तो इमोशनल टोल नहीं होता है आने के, ये एक डेली जब एक्सपीरियंस हो जाता है। सी एवरी केस इज अ न्यू केस। मतलब मैंने जब पहली बार ही ऐसा सीपीआर देते हुए खुद दिया या लोगों को देखा, तो मुझे बहुत अजीब लगा। जब पहली मॉर्टेलिटी मेरे आगे हुई थी, या जब पहला पेशेंट इंट्यूबेट हुआ था मेरे आगे, आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप, तो बहुत हिट करता है कि यार आपके सामने कोई
किसी का डेथ हो गया है, लाइफ इज प्रेशियस, तो अच्छा नहीं लगता है। पर विद टाइम आपको पता है कि यार ये होना है, आप ही को करना है, आपके सामने ही होना है, आप ही को उनको ट्रूथ ब्रेक करना है, आप ही को उनको बताना है कि ऐसा हो गया है और क्यों हुआ है, क्योंकि उनके तो मन में कई सवाल है ना। अभी हमारा पेशेंट तो जी 1 घंटे पहले बिल्कुल ठीक था, अभी ऐसे कैसे हो गया? तो उन्हें ये बताना कि क्यों हुआ, पहले की कंडीशन थी जी, इस वजह से हुआ, उसका बीपी ही नहीं आया, आप लेके ही लेट आए, व्हाट्स एवर रीजंस, तो वो फिर एक हैबिट में आ जाता है। बट बुरा तब भी लगता ही है। पर बेसिकली ये एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट, अगर ये वॉयलेंस, जैसे फॉर एग्जांपल वो जो डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं उनके बारे में सोच रहा हूँ, जब उन्होंने एक फियर वाली फीलिंग आएगी ना बिल्कुल कि आएगी, वो ये मारने आए हैं डेफिनेटली, तभी मुझे, तो जाए गए ना पीछे। हाँ। हाँ। तो वो, लेकिन जब आप काम कर रहे हो, जब ट्रीट हम्म। कर रहे हो पेशेंट्स को, तो कॉन्शियस स्टेट ऑफ फियर में काम नहीं कर सकते, राइट? वो कैसे? नहीं, वो हर समय नहीं होता ऐसा, बिकॉज हमें भी ये पता है कि हमारे आसपास कुछ बाउंसर्स हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, गार्ड्स हैं हमें प्रोटेक्ट करेंगे। प्लस मैं आपको सच बात बताऊं, मेरे एक्सपीरियंस में, कि ऐसा वायलेंस के केसेस ना जब होते हैं तो बहुत भयंकर होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं, वो होने चाहिए, बट आपका कम्युनिकेशन ऐसा होता है कि जैसे अब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि अगर मेरे सामने कोई पेशेंट ऐसे आता है, तो मैं पहले ही उसकी फैमिली को इतना कंसोल कर देता हूँ कि चाहे मुझे पता है ये पेशेंट बच जाएगा, बट अगर वो इंट्यूबेट हो रहा है और वो वेंटिलेटर पे जा रहा है, तो मेरा ये धर्म बनता है बताना कि आपका पेशेंट अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो आप उनको पहले मेंटली थोड़ा ये प्रिपेयर कर दो कि पेशेंट नहीं, और अगर मान लीजिए कि वो लड़ने ही आए जैसे कि इस केस में था, तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि, जैसे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे को लगता है कि डॉक्टर्स यूजुअली कम्युनिकेट नहीं करते हैं, क्योंकि होता है, वो पेशेंट को होता है, और एक्चुअली जितना हम लोड देखते हैं ना, हर एक के लिए कम्युनिकेशन करना भी पॉसिबल नहीं है। मतलब इतने पेशेंट हमारे सामने आते जाते आते जाते आते जाते, वी डोंट इवन हैव दी टाइम टू ड्रिंक वाटर, गो टू द लूप, तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं यार कि कितनी बार एक्सप्लेन करेंगे। बट येट आप अपने आप को अंदर कॉन्शियस को अपने बोलते हो कि नहीं, बोलना है, उनको एक्सप्लेन करना है, उनकी तकलीफ तो उन्हीं तक है ना, वो जो हमने पढ़ाई की है वो नहीं जानते, तो उनको वो कम्युनिकेट करना कि नहीं, ये इमरजेंसी नहीं है, इस केस में ऐसा होगा, इस केस में ऐसा होगा। तो थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हमारे साइड से डेफिनेटली है, बट दैट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द हाउ मेनी पेशेंट्स वी सी। हाँ, this is in the government Yeah, hospital, but I am saying this is a general rule. अच्छा 99% of the cases, private hospitals में भी doctors usually medicine prescribe See, करेंगे, they मैंने don't प्राइवेट counsel. हॉस्पिटल में मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट व्हाट आई हैव सीन, बिकॉज जब रिलेटिव भी मेरा पता नहीं पब्लिक का ऐसा कुछ है, व्हेन दे कम टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना, दे थिंक कि यार इनसे तो जो बुलवाना है बुलवा लो, ये हमें आंसरेबल है। बट व्हेन दे गो टू द प्राइवेट हॉस्पिटल ना, बिकॉज दे आर पेइंग द मनी देयर, दे आर अफ्रेड। Right? They आई should be डोंट नो, able to. आई हैव सीन दिस वहां तो बल्कि माई सेल्फ। पैसे दिए हैं तो नहीं नहीं सर्विस नहीं, लेने के लिए पीपल ज्यादा. पीपल डू नॉट स्पीक मच। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितना वो पूछते हैं, जितना वो हक होता है उनका, उतना वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो क्या थोड़ा टिमिड हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई, मे बी आई एम रॉन्ग। नहीं, मेरे केस में तो ऐसा नहीं. क्या था आपके केस? नहीं, मेरे केस में तो मैं डायरेक्टली पूछ लेता हूँ, मगर हाँ जो हाँ जो हाँ, नहीं जो नहीं, डॉक्टर नहीं दैट बताता, डिपेंड्स। जो डॉक्टर नहीं बताता मैं उस हाँ डॉक्टर से छोड़ देता हूँ, हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली पर आप कम्युनिकेशन गैप की अगर बात करो, कम्युनिकेशन गैप तो डेफिनेटली है। क्योंकि अगर आप मुझे लगता है कि अगर पेशेंट को कोई मेडिसिन दे रहे हैं तो बताना चाहिए. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ. मेरा एक फ्रेंड है जिसको एक बहुत रेयर डिसीज हुआ, मेडिसिन से एलर्जी हुई उसको. तो मैं भी नियरली सेम मेडिसिन ले रहा था, और मेरा डॉक्टर दिल्ली में मुझे काउंसिल हर विजिट में बोलती थी, जबकि चांसेस कम है अगर 1 साल से ले रहे हो. उसके डॉक्टर ने स्टार्ट किया मेडिसिन, उसको बताया भी नहीं कि अगर स्किन पे रैशेज आए तो यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर. यहाँ पे मेरे डॉक्टर बोलते हैं यू शुड नॉट गो टू एनी डॉक्टर, मेडिसिन वाले डॉक्टर के पास जाना है हाँ हाँ, इंस्टेंटली जब रैशेज आए. उसके रैशेज इतने बढ़ गए
कि उसका बचना मुश्किल हो गया तो था। दिस इज द मेडिकल नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द ट्रीटिंग डॉक्टर। इसको आप कम्युनिकेशन गैप नहीं बोलोगे। अगर आप किसी चीज का साइड इफेक्ट एज रैश जानते हो और आप वो नहीं इंटीमेट कर रहे हो, दिस इज द मेडिकल नेग्लिजेंस। क्योंकि आपको साइड इफेक्ट्स, जब आप कोई देखो, ये जो दवाइयां हैं इनके साइड इफेक्ट्स तो हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी दवाई के साइड इफेक्ट नहीं है, बिकॉज दीज आर ड्रग्स ओनली एट द एंड ऑफ द डे। तो आपको साइड इफेक्ट पहले दिमाग में रख के पेशेंट को बताना है। अगर हम फॉर एग्जांपल, वेरी बेसिक एग्जांपल, अगर किसी को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है तो हम एक मेडिसिन लेते हैं और उसको हम बताते हैं कि अगर ये रात में आप ले रहे हो, आपको थोड़ा चक्कर आएगा, लाइट हेडेडनेस होगा, तो इसलिए आप जब वॉशरूम जाओ तो थोड़ा ध्यान से जाइएगा, या पहले वॉशरूम होके ये टैबलेट ले लो सोने से पहले। तो इसी तरीके से अगर कोई डायबिटीज की मेडिसिन ले रहा है या इंसुलिन ले रहा है तो उसको बोलना है कि उसके बाद आपको खाना खाना है, क्योंकि वो शुगर गिरा देता है। तो इस टाइप से आपको साइड इफेक्ट्स तो पहले बताने चाहिए। पर डॉक्टर्स की डिफेंस ये होती है कि ये रेयर डिसीज है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ठीक से याद है तो स्टीवनसन सिंड्रोम था, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। तो मैंने अपने डॉक्टर से सेम पूछा कि आपने मुझे क्यों बताया। शी सेड मैंने एक ही पेशेंट देखा है अपने 25 साल के करियर में, लेकिन वो भी बहुत सीवियर होता है। हाँ। तो लेकिन रेयर है, लेकिन यहाँ पे पर देखो, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम करने वाली जो मेडिकेशन हैं, जो एंटीबायोटिक्स हैं, वो भी तो एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, थोड़ी ही लिस्ट है। और अगर आप उसमें से कोई भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो वो फिर बन जाता है कि आपको बताना चाहिए कि इससे ये हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि हर पेशेंट में स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के वो रैशेस आएंगे वो मेडिसिन लेने से, लेकिन अगर आगे तो वो बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। तो डॉक्टर को आपके हिसाब से वो मेडिकल कम्युनिकेशन गैप नहीं है, ये नेग्लिजेंस है। कि आप, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई बंदा 2 करोड़ रुपए देके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जा रहा है, उसका पहला पॉइंट ये होगा कि मैं जाके वो 2 करोड़ रुपए अर्न करूं। सो दैट लोन लिया होता है किसी बहुत लोगों ने किसी तरीके से। तो उस केस में मैं उस डॉक्टर पर ट्रस्ट कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि उसका फर्स्ट मोटो मनी है। सी दैट यू कैन नॉट चेंज, दैट इज हैपनिंग फ्रॉम वेरी, आई मीन फ्रॉम नीट यूजी टाइम से ऐसा हो रहा है कि आप प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हो, फिर आपने शायद गवर्नमेंट कॉलेज से एमडी कर लिया, या फिर आपने गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस किया था, फिर आपने प्राइवेट कॉलेज से एमडी कर लिया। तो ये तो हो रहा है, बट यू कैन नॉट चेंज दिस बिकॉज दैट इज द इंडिविजुअल डिसीजन। सी, इट इज नॉट कि हमारे पास ऑप्शन नहीं थी ये सब करने की, बट इंडिविजुअल डिसीजन होना चाहिए ना कि हमें गवर्नमेंट सीट लेना है, हमें राइट पाथ पे चल के करना है। और इतने इतने पैसे दे के फिर वही आ जाता है, मन में लालच तो आता ही है ना। आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड दैट, आप सोचोगे कि हमें उतना अर्न भी करना है, तो उसी हिसाब से प्राइसेस हाइक भी करते हैं मेडिकल सर्विसेज की। तो पेशेंट की ट्रीटमेंट में फॉर एग्जांपल एक दवाई देनी है तो 2 दवाई। I haven't seen that because I work in a government hospital. Not government. नहीं, I work because my experience is not like that. No way. जैसे हम बात कर रहे हैं कि मेडिसिन का डॉक्टर अलग, आप इमरजेंसी मेडिसिन है। इवन जब मैं बात करूंगा कि कार्डियोलॉजिस्ट हुआ, क्या डिफरेंस है इमरजेंसी मेडिसिन में और मेडिसिन वाले डॉक्टर में? See, emergency medicine is a branch which has come up nearly only from last 10 to 15 years. और जो बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रियलाइज दिस कि अगर बाहर ये कॉन्सेप्ट है फॉर इमरजेंसी मेडिसिन, क्योंकि इंडिया में नहीं था पहले, तो अगर बाहर ये कॉन्सेप्ट है जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका में है, कनाडा में है, क्यों है? इसलिए है कि पेशेंट जो पहले आ रहा है आपके पास, तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोवाइडर कोई होना चाहिए जिससे उस चीज़ के अंदर एक्सपर्टीज है कि वो उस चीज़ को मैनेज कर सकता है। ठीक है ना? पहले क्या होता था कि एक पेशेंट आया है, उसको थोड़ा टाइम लग जाता है और फिर वो मेडिसिन डिपार्टमेंट में रेफर होता है, फिर वहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाता है और उतनी देर में काफ़ी पेशेंट कोलैप्स कर जाते हैं, या उनको उतना क्वालिटी केयर विद इन दैट टाइम लिमिट नहीं मिल पाता है। उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ये ब्रांच आई। सो इमरजेंसी मेडिसिन इज a medicine only, but an emergent one, which will see the patient as soon as he is wheeled in the hospital, in the ER department,
और आप उस वक़्त उस पेशेंट को जितना रिससिटेशन का मतलब ये है कि आपका बीपी फॉल कर रहा है, आपका शुगर्स हाई है, आपका बीपी हाई है या बीपी बिल्कुल कम है या आ ही नहीं रहा है या पोटेशियम बढ़ा हुआ है, ईसीजी खराब है, तो उसकी पूरी रिससिटेशन की जॉब हमारी होती है। इमरजेंसी और ट्रॉमा में क्या डिफरेंस है? मेरे को तो सेम ही लगता है क्योंकि सेम है, इट इज़ सेम। हम ट्रॉमा में मैनेज करते हैं, बट द थिंग इज़ कि ट्रॉमा के अंडर सर्जन और ऑर्थोपेडिशियन का भी रोल आ जाता है। जस्ट दैट इज़ द डिफरेंस। जैसे एम्स में ट्रॉमा सेंटर है, एम्स में ट्रॉमा सेंटर है, तो मान लीजिए किसी का अगर जॉ टूटा है, तो एज़ एन इमरजेंसी मेडिसिन मैं उसको उतने टाइम के लिए तो स्टेबलाइज़ कर सकता हूँ, लेकिन फाइनली जो उसकी सर्जरी है, वो तो डेंटल सर्जन को करना पड़ेगा ना, दैट इज़ द डिफरेंस। तो वो इंस्टेंटली होती है सम केसेस में येस, लाइक आप ट्रॉमा सेंटर की बात कर रहे हो, बिल्कुल होती है। क्योंकि ट्रॉमा सेंटर एक इमरजेंसी जी, जी। तो बट इट्स पार्ट ऑफ इमरजेंसी ओनली। ओके, क्योंकि बहुत बड़ा है वहाँ पे इसलिए मैं थोड़ा हाँ, हाँ, क्यूरियस हूँ। हाँ, बहुत बड़ा है। तो मतलब सेम ही है लेकिन सेम ही है। इट्स पार्ट ऑफ इमरजेंसी ओनली। ओके या इवन बर्न्स इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ इमरजेंसी ओनली। अब बर्न्स का पूरा सेंटर है अलग सफदरजंग के अंदर, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ इमरजेंसी ओनली। पर मान लीजिए बर्न्स ऐसा है कि जिसके अंदर प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत है, तो वो फिर इमरजेंसी नहीं होती। वो फिर प्लास्टिक सर्जन को आके प्लास्टिक सर्जरी करनी है। इफ यू हैव टू चूज ओनली वन हेल्दी हैबिट हुँ, दैट आपके आसपास आपको लगता है कि लोग अडॉप्ट कर ले तो वो हुँ। क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो मोबाइल पे रील्स देखना बंद करो, उल्टी-सीधी, और रात को थोड़ा कोशिश करो कि जल्दी सो जाओ, फ़ोन देखे बगैर। दूसरी चीज़, थोड़ा वॉक करो। वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज़। मतलब देखो ना, आप सबका लाइफ सेडेंटरी है, कोई एमएनसी में जॉब कर रहा है, आप उसको नहीं बोल सकते तुम वॉक करो। तो अगर तुम लिफ्ट नहीं यूज़ कर सकते, कम से कम सीढ़ी तो चढ़ सकते हो ना, उतना ही कर लो, उतना ही बहुत होगा। कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो रील्स के केस में आपको लगता है मिस इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ा रोल? मिस इन्फॉर्मेशन तो छोड़ो, इट्स एडिक्टिव। इट्स बेसिकली आपने एक देखा, फिर आप दूसरे पे चल रहे हो, फिर तीसरे। मैं ये नहीं कह रहा मैं नहीं करता, सब लोग करते हैं, बट द थिंग इज़ कि हमारी यंगर जनरेशन को भी आदत पड़ रही है ना, वो बहुत बैड है, क्योंकि आपका अटेंशन स्पैन तो रहा ही नहीं। पहले अटेंशन स्पैन थोड़ा-सा बड़ा होता था, आप एक चीज़ को देख सकते थे। जैसे सीरियल्स आते थे पहले, तो जो कार्टून्स भी आते थे, आप वेट करते थे नेक्स्ट डे का। अभी तो बिंज एपिसोड्स लगाए, देखा, खत्म किया, बस उतना ही है हमारा दिमाग। वो अटेंशन स्पैन भी उतना ही बच गया। प्रैक्टिस में लगा कभी कि जो रील्स देख के इतने मिस इन्फॉर्मेशन है कि पेशेंट्स अपने आप को गलत तरीके से ट्रीट कर लेंगे क्योंकि ऐसे आता है ना कि ये लगा लो हाँ, ये this is- होता है कि कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह लेकर के आ जाते हैं, तो वो थोड़ा फिर उनको समझा दिया जाता है कि ये सब मत करो। दैट इज़ द थिंग। अ, कुछ लोग ये करते हैं कि वो डॉगी ने काट लिया, हमने मिर्ची और हल्दी पता नहीं क्या-क्या भले लगा हाँ लिया, तो वो फिर हम लोग कहते हैं कि ऐसा मत करो। वो थोड़ी मिसइन्फॉर्मेशंस तो हैं ही। वो तो आई थिंक कस्टमरी लेवल पे है वो हाँ, रील की वजह से नहीं है वो हाँ, हाँ। कस्टमरी लेवल पे एक ऐसी लाइफ सेविंग स्किल जो आपको लगता है कि हर स्टूडेंट को या हर इंसान को आनी चाहिए? सीपीआर। सीपीआर आना चाहिए। सीपीआर बेसिकली, अगर आप वेंटिलेट मतलब आप ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं पेशेंट को बिकॉज़ आपके पास गैजेट्स नहीं हैं, तो एटलीस्ट चेस्ट कंप्रेशन इज़ अ थिंग कि अगर आपने कभी देखा, आपके आस-पास या आप मॉल में घूम रहे हैं, आप मेट्रो में हो, आप किसी बस स्टैंड पे हो, आप किसी रेस्टोरेंट में हो, आपने देखा कि कोई कोलैप्स कर गया और आपको उसकी पल्सेस नहीं मिल रही हैं, आपको उसकी पल्स नहीं मिल रही, आपने उसे लेफ्ट लैटरल डेक्यूबिटस पोज़ीशन में डाला, तब भी वो गैस्प कर रहा है, तो आपको सीपीआर स्टार्ट कर देना चाहिए। तो दैट इज़ वन स्किल दैट पीपल शुड नो। इवन तो अब बच्चों को भी सीपीआर सिखाया जाता है। एक ऐसी चीज जो आपको लगता है कि हर इंसान के वॉलेट में होनी चाहिए हेल्थ रिलेटेड? अगर आप किसी बड़े की बात करें और आपको पता है कि आप डायबिटिक हैं या फिर आप हाइपरटेंसिव हैं, तो मैं बेसिकली, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपके पास कोई शुगर का टैबलेट होना चाहिए, क्योंकि आपको कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। अगर आप प्रीवियस हार्ट डिज़ीज़ के पेशेंट हैं तो आपके पास सॉर्बिट्रेट ज़रूर होना चाहिए पॉकेट में। So thank you, Dr. Dipender, for giving your precious time to Policy in Law. And I think we are trying to release this episode on Doctor's Day.
and thank you for the service. Thank you for having me on your show. And see, these kind of conversations build trust, build the confidence कि लोग जो हैं हेल्थ के बारे में अवेयर हो जाएं. That is what is the main purpose. Thank you.